नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाई ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। यह अवस्था किस उम्र तक को माना जाता है? 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, बाल्यावस्था किस उम्र तक को माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बाल्यावस्था होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आप सभी जानते हैं, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था जो माना जाता है वो हम लोग लेकर के चलते हैं 0 से 6 या कहीं कहीं मिलेगा 1 से 6। ठीक है, फिर अगला बार जो हम लेके चलते हैं बाल्यावस्था तो होता है 6 से 12, फिर किशोरावस्था तो 12 से 18, यानी 6 का टेबल समझिए, याद रखना है। 6, 6 दूनी 12, 6 18 और 18 से ऊपर। ठीक है, तो 6 तक का शैशवावस्था, 12 तक 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था और ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पर कहेंगे वृद्धावस्था। ठीक है, तो प्रश्न था बाल्यावस्था किस उम्र तक को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ रहा है? बी आ रहा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार टेट और CG टेट दोनों का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए बौद्धिक विकास से एक प्रश्न रहता है, बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्था में बांटा गया है। ठीक है, ये यूपी टेट का प्रश्न है आपका और CG टेट का भी है। देखिए 2, 3, 4 या 6 बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्था है। ठीक है, तो बच्चा के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कितने अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। 4 किस में दिया गया है? C में दिया गया है। C इसका राइट ऑप्शन है। अब बोलिए वो 4 अवस्थाएं कौन कौन है? आप लोग सभी को याद है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो वो पहला अवस्था है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। दूसरा क्या हो जाता है? बाल्यावस्था। तीसरा क्या हो जाता है? किशोरावस्था। और चौथा क्या हो जाता है? वृद्धावस्था। ठीक है, तो बच्चा के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। याद हो गया ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। विद्यालय में बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है? बताइए, प्रश्न आया है यूपी में और MP में। विद्यालय में बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है? शिक्षक के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, समवयस्क समूह के साथ? कोई नहीं। तो बच्चा समवयस्क समूह के साथ ही रहेगा, अपने बराबरी उम्र वाले के साथ हो रहता है। न तो वह शिक्षक के साथ रहना पसंद करेगा, न तो वह प्रधानाध्यापक के साथ रहना पसंद करेगा। पसंद किसके साथ करेगा? तो समवयस्क समूह, यानी अपने बराबरी स्तर के बच्चों के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न आया है, बिहार टेट का प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए या सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है सबसे अधिक तो ऐसे मान लीजिए शिक्षक के लिए है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर शिक्षक को भी हो तो बहुत अच्छा है, प्रधानाध्यापक को भी हो तो अच्छा है,
और अभिभावक को भी ज्ञान हो तो अच्छा है। यानी इसका आंसर अगर कोई कहे तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक अध्यापक के द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उससे ज्ञान होगा। प्रश्न यूपी टेट में पूछा और एमपी टेट में। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएंगे। एक अध्यापक के द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। मतलब एक शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होगा, जब वो अपना शिक्षण कार्य जो है बहुत ही अच्छा ढंग से कर सकता है। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, नैतिक शिक्षा का, प्रयोगात्मक सिद्धांत का, या कोई नहीं। ठीक है, तो एक शिक्षक तब भी प्रभावी ढंग से अपने विद्यालय में काम अच्छा से कर सकता है जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान हो। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान हो। ठीक है, तो वह शिक्षक जो है अच्छा कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता है, ये पूछा गया था आपका सीजी टेट में। कहाँ पूछा गया था? सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट में। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किस लिए है? सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, परंपराओं के लिए, या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आवश्यक है वो देखिए सर्वांगीण विकास। आजकल चाहिए सर्वांगीण विकास, यानी सभी क्षेत्रों में विकास उसको मिले। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षक देख पाते हैं। तो सर्वांगीण विकास इसका आंसर होगा। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए एक शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधि का, शिक्षण अधिगम का, विद्यार्थियों के व्यवहार का, या शिक्षा मनोविज्ञान का? किसका ज्ञान होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के यदि ज्ञान है तो वह सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समय सारणी में याद रखिए, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? जैसे आप जब विद्यालय जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या पढ़ाना पसंद करते हैं क्लास में? तो वो देखिए चलता है गणित। ठीक है, या चलता है विज्ञान। इसका कारण क्या है? तो ये मनोविज्ञान सेट है कि पहले यदि पढ़ाया जाए, गणित विज्ञान कठिन विषय है तो ये पहले पढ़ाया जाएगा तो बच्चे उस समय क्या होते हैं? तो बच्चे उस समय एकदम तरोताज़ा होकर के विद्यालय आते हैं, और उस समय यदि इसका ज्ञान दे दिया जाए तो बच्चा सीखने को एकदम उस समय तत्पर हो रहते हैं। और फिर धीरे धीरे समय जैसे बढ़ता है तो बच्चा को पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विज्ञान क्लास पढ़ाते समय क्यों रखा जाता है? तो इसका रखने का कारण जो है वो मनोविज्ञान का सिद्धांत है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही जब भी क्लास होता है तो सबसे पहले गणित और विज्ञान को पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि उस समय वे क्या रहते हैं? तो उस समय वह तरोताज़गी महसूस करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का, निर्देशन का, परामर्श का, या कोई नहीं। ठीक है, तो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में जो योगदान होता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान बहुत ही प्रबल होता है। अगला है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग के लिए, श्यामपट्ट का प्रयोग के लिए। तो सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप सफल हो पाइएगा। बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? आपको बताना है कि जो बुद्धि परीक्षण है
वो किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, या कोई नहीं, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि ये किसके अंतर्गत पड़ता है लोग? तो शिक्षा मनोविज्ञान। किसका पड़ता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बालक कौन कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन है? मंद बुद्धि, समस्यात्मक बुद्धि, पिछड़े हुए या सभी? तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में सभी का विकास करना है, ठीक है, सभी का विकास करना है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही है? वृद्धि के संबंध में क्या सही है? वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि कभी भी हो सकता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, यह सभी, ठीक है। तो देखिए, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। एक सीमा तक जाने के बाद एक उम्र तक यह रुक सा जाता है, ठीक है। मतलब किशोरावस्था में लगभग बच्चे लोग का उम्र 17-18 साल, तो इस समय तक क्या होता है? वृद्धि होता है, लेकिन इसके बाद बच्चों में जल्दी वृद्धि नहीं होता है, अब उतने ही पर वह रुक जाता है, ठीक है। तो वृद्धि के संबंध में क्या सभी है? तो वृद्धि जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गलत है। वृद्धि कभी भी हो सकता है, ये भी गलत है। एक निश्चित समय के बाद वृद्धि नहीं हो सकता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, यह सभी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय तक चलता है, उसके बाद नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में क्या सही है? विकास के संबंध में क्या सही है? विकास एक निश्चित समय तक होता है, विकास रुक जाता है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है। अब देखिएगा, या सभी। तो देखिए, विकास के संबंध में क्या सभी सही है? तो विकास एक निश्चित समय तक होता है, ठीक है। विकास एक निश्चित समय तक होता है, विकास एक निश्चित समय तक होता है, ये गलत है, ठीक है। विकास रुक जाता है, ये गलत है। विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास आदमी कभी भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है, तो उसके लिए कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं किया गया है, ठीक है। यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राम मोबाइल चोरी करके भागा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि राम मोबाइल चोरी करके भागा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या संज्ञा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द मोबाइल है। रेखांकित शब्द क्या है? मोबाइल है, ठीक है। रेखांकित शब्द क्या है? मोबाइल है। क्लियर? तो देखिए, रेखांकित शब्द मोबाइल है, इसलिए मोबाइल जो है आपको देखिए ये जातिवाचक होगा। मोबाइल कौन सी संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, मोबाइल की यहाँ पर नाम है, कंपनी है। अगर यही कहता मोबाइल में नोकिया, क्या कहता? नाम लिख देता नोकिया मोबाइल, तो यह जाता व्यक्तिवाचक में। नाम में लिख देता है सैमसंग मोबाइल, ये जाता जातिवाचक में, ये जाता व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अगर मोबाइल का नाम दिया तो व्यक्तिवाचक, लेकिन ओनली फॉर मोबाइल लिखा, इसका मतलब मोबाइल की जाति का बोध कर रहा है। किसका कर रहा है? मोबाइल की जाति का बोध हो रहा है। जिसमें जाति का बोध हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, इसलिए मोबाइल जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न था। कुल्हाड़ी से पैर काटना, अपना नुकसान स्वयं करना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो अपना नुकसान स्वयं ही करना होगा। देखिए, प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं। आपका भी, चाहे आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न यहीं से छपेगा, बाहर से जाना नहीं है। आप लोग देखिए, सिलेबस को देख के होपलेस नहीं होंगे। सिलेबस सब यही आने जा रहा है, सिर्फ आपका समय जा रहा है, फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा, ठीक है। सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, फिर आपके पास समय बचेगा नहीं, इसलिए जो चल रहा है उसको तैयारी करते चलिए। कम से कम जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें आप दंगल मारने का कोशिश कीजिए। जैसे कॉमन सब्जेक्ट में आपका हिंदी जो आना है, इंग्लिश जो आना है, सीडीपी जो आना है, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं, इसको तो लेके ही चलिएगा, ठीक है। लिखित का विलोम शब्द क्या है? पुरोखित, अलिखित, मौखिक या पुरातन? तो लिखित का क्या होता है? मौखिक होता है। लिखित का मौखिक होता है, ठीक है। प्रश्न कहाँ आया? सीजी टेट में आया। कहाँ आया? सीजी टेट में आया हुआ है। अगला है, गुलाब जामुन बहुत ही मीठा है। गुलाब जामुन बहुत ही मीठा है, ये रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक,
जातिवाचक, तो यहाँ देखिए जो रेखांकित किया गया है वो मीठा है। क्या है? मीठा। ठीक है। अगर गुलाब जामुन रहता तो क्या जाता? गुलाब जामुन जाता तो व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन यहाँ पर मीठा है। तो वैसी चीज़ें जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम खाते भी हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी जो संज्ञा जो किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकें, सिर्फ अपने अनुभव करते हैं, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के लेकर चलते हैं। और दूसरे शब्दों में कहिएगा तो वैसी संज्ञा जिसमें स्वाद से संबंध हो, जिसमें स्वाद दिया गया हो, तो स्वाद से संबंधित संज्ञा को भी हम लोग भाववाचक संज्ञा में लाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मीठा। मीठा कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मन ही मन प्रश्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। ठीक है। लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लाल पीला मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। क्या हो जाएगा आपका? क्रोध करना। अस्ताचल का विलोम शब्द है। अस्ताचल का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तरायण, दक्षिणायन, दक्षिण या उदयाचल। ठीक है। तो अस्ताचल मतलब डूबना, तो उदयाचल मतलब उगना। ठीक है। तो अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल होगा। और यह प्रश्न हरियाणा टेट का है। ये किसका है? हरियाणा टेट का ये प्रश्न है। अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है। दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है। चलिए एक जीके भी हो गया। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। हिजला मेला दुमका में। ये भी जीके के अंतर्गत ही प्रश्न है, बहुत बार हुआ है। ठीक है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द कौन है बताइए? रेखांकित शब्द इसमें कौन है? हिजला मेला है ना। हिजला मेला रेखांकित है। तो हिजला मेला, मेला। ठीक है। तो मेला, इसमें क्या हो रहा है? मेला कैसे होता है बताइए? मेला तो यहाँ पर समूह होता है। मेला में क्या होता है? लोगों का समूह होता है, तभी मेला लगता है। ठीक है। एक आदमी से मेला नहीं लगता है। तो मेला मतलब जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का समूह हो, उस संज्ञा को क्या कहते हैं? याद आ रहा है आपको? चलिए याद आ रहा है, आप सभी को याद आ रहा है, सभी को सही है। समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो हिजला मेला जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन रहता है, बस जुड़ने की आवश्यकता है आपका। तो इतना सिलेबस देखिए इजी बन जाएगा ना कि आप देखते देखते टिक करके पास होकर के यहाँ से आइएगा। सब सब्जेक्ट, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को हमने अभी छोड़ दिया है, बाकी सब सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर इसी तरह से कवर अप करवा रहे, चाहे वो CDP का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे SST का हो, चाहे GS का हो। एकदम हंसते हंसते आपको याद हो रहा है। बस अभी के अभी वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द केवल जुड़ जाइए और ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है। तो जल्दी जुड़िएगा आप सभी को देखने के बाद। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोजगार का नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मित्रता करना। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार का, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। यानी आप अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप विभिन्न जगहों पर जाएंगे, रहेंगे, तो विभिन्न जगह का अनुभव प्राप्त होगा। विभिन्न लोगों के साथ रहेंगे तो उन विभिन्न लोगों का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी को कहते कि तो आदमी घाट घाट के पानी पी ले हो। लोग कहता है कि आदमी घाट घाट के पानी पी के आया है, मतलब सब तरह के काम करके आया है, सब कामें करके आया है। तो उसको क्या होगा? सब काम कर रहा है तो उसको सब तरह के अनुभव प्राप्त हो रहा है कि ना हो रहा है? हो रहा है ना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तरल का विलोम शब्द है तरल। तरल का विलोम शब्द होगा। ठीक है। तरल का विलोम शब्द है ठोस, अठोस, द्रव या गैस। ठीक है। ये असम टेट का प्रश्न है। ये किसका है? असम टेट का प्रश्न है कि तरल का विलोम शब्द है। क्या है तरल का विलोम शब्द? ठीक है। तो तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है। और द्रव का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठोस होगा। ठीक है। तरल का क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा ना। अगला, बुढ़ापा में संज्ञा है। बुढ़ापा में संज्ञा है। बुढ़ापा में संज्ञा है बताना है आपको। ठीक है। ये प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है। बिहार टेट में भी आया हुआ था, ये असम टेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था। ठीक है। कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब जगह आया है।
जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, स्पर्शवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा देखिए वैसी संज्ञा, कैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है, जिसमें अवस्था को बताया जाता है, या कह लीजिए कि वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सिर्फ अपने आप में अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें अवस्था को दर्शाया जाए वह भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, अवस्था को बता रहा है, अतः यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द से देखिए यहाँ पर उसी का नोट्स बना हुआ है, नोट्स बना हुआ है यहाँ पर, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। नोट्स देखिए बनाया हुआ इस तरह से, आपको कोई भी मेहनत इतना 500 रुपया में करके नहीं पढ़ाएगा, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना जितना आपको नोट्स, जितना PDF दिया जा रहा है वो समझिए आप लोगों के काबिल तारीफ़ है, जो कि आपको हाथ से बना करके दिया जा रहा है। तो आप किसी भी चैनल में जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आप यहाँ से आपको बता देते हैं, ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और जैक का किताब से जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो आप सभी के लिए देखिए रामबाण काम करेगा, रामबाण काम करेगा ये औषधि के रूप में। तो आप सभी अभी के अभी ज़रूर जुड़िएगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आज ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी भी अवस्था का बोध होता है वो भाववाचक है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी बघारना, अत्यधिक व्यय करना। ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपका किसका है, तो चादर के बाहर पैर पसारना, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा टेट का है। किसका है? उड़ीसा टेट का है, उड़ीसा टेट का है। ठीक है, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी भगाना, अत्यधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना, ये होता है चादर के बाहर पैर पसारना का मुहावरा। अगला है, निकास का सही विलोम शब्द है। निकास का सही विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। निकास का सही विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर CG टेट का है। किसका है? CG टेट का है। निकास का सही विलोम शब्द है बाहर, निर्गुण, प्रवेश या कोई नहीं। ठीक है, तो निकास का क्या होता है? प्रवेश। निकास का उल्टा क्या होता है? प्रवेश होता है। निकास का उल्टा प्रवेश होगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है आप सभी लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जब भी आप वीडियो को लास्ट करते हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों के पास पहुँच सके और सारे लोग इससे जो है यहाँ पर जेटेट पास कर सके। क्योंकि अभी जो 24,000 देखिए बहाली जो आपकी आनी है, 24,000 बहाल जो आनी है, उसमें आप सभी यहाँ पर शामिल हो सके, इसके लिए हमारा टीम पूरा आपके लिए प्रयास कर रहा है। और आप सभी को अवश्य पास कीजिएगा, सिर्फ जुड़ करके तैयारी कीजिए। परीक्षा का 2-3 दिन भी बचता है और वीडियो आपको सजेस्ट करता है, तो यहाँ सारा नोट्स तो बन के तैयार रहेगा, केवल PDF भी देख लीजिएगा तो आप यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे राज्यों के टेट का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। ठीक है, गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है गाय ना, तो गाय से पूरे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। अगर गाय का यही नाम दे देता लेरुआ, पलटुआ या आपको दे देता संखी गाय, ये गाय का नाम दे देता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन केवल गाय कह रहा है तो ये गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पर्वत है, पर्वत है तो पर्वत क्या हो रहा है? पर्वत केवल कहा गया है तो इसे पूरे पर्वत का बोध हो रहा है, पर्वत जाति का। अगर यही पर पर्वत का नाम दे देगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो ये नाम हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। तो जिसका नाम हो गया तो वो चला जाएगा किस में? व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अगर नाम दे दिया तो केवल पर्वत कह रहा है तो ये पूरे पर्वत जाति का हो रहा है। किसका हो रहा है? पूरे पर्वत जाति का हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। लेकिन अगर पर्वत का नाम धर लिया होता तो यह व्यक्तिवाचक होता। ठीक है,
चलिए अब देखिए नेक्स्ट है पंखा। क्या है? पंखा। तो पंखा से पूरे पंखा का बोध हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर जो होता है पंखा का सभी का नाम दिया हुआ रहता है, पंखा का आज का नाम दिया रहता है। ठीक है, पंखा का नाम दिया रहता है। फिलिप्स का फैन, बजाज का फैन। तो अगर कहता फिलिप्स फैन, बजाज फैन, तो यह होता व्यक्तिवाचक। क्या होता? व्यक्तिवाचक। लेकिन ओनली फॉर फैन कह रहा है तो यह है आपका जातिवाचक। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी को ना। देखिए हिमालय, हिमालय क्या है? ये नाम है। हिमालय क्या है? नाम है। किसका? पर्वत का नाम है। ठीक है, तो पर्वत का नाम दिया है, इसलिए हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है। हिमालय जो है जातिवाचक नहीं है, यह व्यक्तिवाचक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो हिमालय जो है पर्वत का नाम है, यह व्यक्तिवाचक है, इसलिए यह जातिवाचक नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर नोट्स क्लियर किया गया है। अगर जो नहीं देख पाते हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए नोट्स भी इतना अच्छा देखिए बना करके दे दिया जाता है कि आप बिना वीडियो देखे भी समझ सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो में एकदम समझिए गागर में सागर भरने जैसा आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि आप वीडियो सुन करके भी जेटेट परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बहुत दिन बाद दिखाई देना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा कौन है? इसमें बहुत दिन बाद दिखाई देना जो होता है, इसमें कौन मुहावरा है? तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। एमपी टेट का प्रश्न है यह, एमपी टेट का प्रश्न यह पूछा गया है, और बिहार टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चंचल का विलोम शब्द है, चंचल का विलोम शब्द है। ठीक है, चंचल का विलोम शब्द है जंगम, दंगल, स्थिर, प्रारंभ। ठीक है, चंचल मतलब क्या होता है? वो स्थिर नहीं होता है। चंचल का मतलब क्या होता है? स्थिर नहीं होता है, उलचुल करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो एकदम स्थिर हो जाएगा। एकदम चंचल का विलोम स्थिर होना चाहिए, और चंचल मतलब होता है अस्थिर। वो आदमी अस्थिर है, ये नहीं है, चंचल चुचुहिया है। ठीक है, तो स्थिर होता है, तो चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। क्लियर, चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। चलिए अगला देखिएगा। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? आपको बताना है। ठीक है, मनोज है, सुरेश है, जा रहा है, जवानी है, कौन है? ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में भाववाचक बताना है। मनोज क्या है? मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह किस में जाएगा बताइएगा आप सभी को, जल्दी जल्दी, व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सुरेश भी नाम है, तो यह भी जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सभी को यस यस कहा कीजिए, नो कहा कीजिए, दिक्कत है जिनको। ठीक है, तो इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? जा रहा है, ये क्या चीज़ है? एक्शन है, किसी कार्य होने का बोध होता है तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ये जा रहा है क्या चीज़ है? ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे बच्चा जवानी। जवानी क्या बता रहा है? किसी की अवस्था को बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिसमें कोई अवस्था बताया जाएगा, जवानी हो, बुढ़ापा हो, नौजवान हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, ये सभी क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। तो जिसमें कोई भी अवस्था को बताया जाएगा, सीधे उसको भाववाचक में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा? भाववाचक में डालिएगा। भाववाचक से अब तक सबसे अधिक संज्ञा से अगर प्रश्न पूछा है तो किस सेक्टर से पूछा है आपको बता देते हैं। वो जातिवाचक से पूछा है और भाववाचक से पूछा है। सबसे अधिक अभी तक का आने वाला प्रश्न में जातिवाचक भाववाचक को ही लिया गया है। और आपको जातिवाचक भाववाचक जरूर कंप्लीट हो गया होगा, नहीं होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर नोट्स जो पीडीएफ परचेज करते हैं, जिनको पीडीएफ दिया जाता है, ये है। देखिए अभी तो आपको सबसे कम दाम पर, आप किसी भी चैनल पर जाइएगा, सबसे कम दाम यदि किसी का है तो वो मेरा है। देखिए इसमें कितना सब्जेक्ट हम करवाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और जीएस, 4 सब्जेक्ट। बहुत जगह तो लोग एक सब्जेक्ट का 500 ले रहे हैं। आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिनका एसएसटी है उनका एसएसटी भी, जिनका साइंस है उनका साइंस भी। तो अभी तो 6 to 10 का आपको पूरा कवर अप यह कर दिया गया है, लेकिन अब देखिए आगे सिलेबस को क्या संशोधित करता है, लेकिन यहाँ से आपको पूरा चीज़ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक ये नहीं है, सब सिलेबस पर बना हुआ है। अब देखिए आपको थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार न हो, उद्वार होना, व्यंग्यवचन बोलना। ठीक है, थाली का बैगन होना। तो आप देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, ये असम का प्रश्न है, ये असम में पूछा गया था। हम लोग क्या करेंगे, थाली में अगर बैगन रख देंगे तो क्या होगा, कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा। ठीक है, मतलब वो क्या है कि अपना उसका कुछ विचार नहीं है कि हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। ठीक है, तो थाली का बैगन होने का मतलब क्या होता है, तो जिसका अपना कोई विचार नहीं है उसको हम लोग कहते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, आपको बताना है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अल्प, सर्वायु, मोक्ष या अल्पायु। ठीक है, दीर्घायु का विलोम शब्द है। ये यूपी टेट में था और ये सीजी टेट, 2 जगह ये प्रश्न मिल गया है। ठीक है, तो दीर्घायु मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबा आयु हो, बहुत ही लंबा आयु को वाले को दीर्घायु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है बहुत ही लंबा आयु, तो उसका विलोम क्या होगा, बहुत ही कम समय तक रहने वाला को क्या कहेंगे, तो बहुत ही कम समय तक रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अल्पायु कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्पायु, अल्पायु। इसका राइट आंसर अल्पायु होगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप क्या कीजिए, जो आपको गद्यांश दिए गए हैं, जो आपको पैसेज दिए गए हैं, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी जो आपको पैसेज दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। देखिए पैसेज क्या है, आप उसको देख लीजिएगा। There lived a saint in the jungle. There lived a saint in the jungle. Every morning he used to go near one big banyan tree and talk. A monkey who lived in that tree saw it every day. One day, 2 friends, Ajit and Sanju, were returning home through the jungle. Night fell. As they reached the midst of the jungle, they decided to spend the night in the jungle. They came to the cottage of the saint and requested him to give shelter. The saint was a kind person, so he gave them a place of stay at night. In the morning, they wake up. The woke up could not find the saint in the cottage to left without inquiry about him. ठीक है, देखिए पैसेज को आप पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसका थोड़ा बहुत अगर हिंदी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पैसेज आपका एग्जाम में लगभग कितने नंबर का, तो 4 से 5 नंबर का पूछ ही देता है। ठीक है, तो इस पैसेज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न है, अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको समझने में यहाँ सुविधा होगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, देयर लिव्ड ए सेंट इन द जंगल। ठीक है, जंगल में कौन रहता था, एक साधु रहता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन वह सुबह सुबह क्या करता था, अब उसके नज़दीक में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पर जाता था और टॉक करता था, बोलता था। ठीक है, ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री सा इट एवरी डे। ए मंकी एक बंदर जो पेड़ पर रहते थे, और सा इट एवरी डे उसको प्रतिदिन देखती थी। ठीक है, वन डे 2 फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वे आर रिटर्निंग होम।
एक दिन दो मित्र अजीत और संजू जो थे वो रिटर्निंग होम, घर से वापस आ रहे थे। थ्रू द जंगल, जंगल होते हुए घर से वापस लौटना था उनको, ठीक है। नाइट फेल एज दे रीच्ड द मिड्स ऑफ द जंगल, जंगल के मध्य में पहुंचते ही, जंगल के बीच में पहुंचते ही रात हो गई। क्या हो गया? रात हो गया, मिड्स ऑफ द जंगल। दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द जंगल, उन्होंने डिसाइड किया, वे लोग डिसाइड किए, वो लोग निर्णय किए कि नाइट जो है, रात्रि जो है जंगल में ही बिताया जाए। दे कैम टू द कॉटेज ऑफ द सेंट, वे साधु के कुटिया में गए। कहाँ गए? कॉटेज, यहाँ वे साधु के कुटिया में गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव शेल्टर, और उनसे विनय किया, उनसे अनुरोध किया कि उनको रहने का स्थान या आश्रय दिया जाए। द सेंट वॉज अ काइंड पर्सन, साधु जो था वो दयालु व्यक्ति था। सो ही गेव देम ए प्लेस टू स्टे एट नाइट, तो उसको रात में ठहरने के लिए स्थान दे दिया। इन द मॉर्निंग दे वोक अप, जब वे सुबह में जगते हैं, जब सुबह में जगते हैं दोनों मित्र, क्या होता है? कुड नॉट फाइंड द सेंट इन द कॉटेज, साधु को कुटिया में नहीं पाते हैं। सो लेफ्ट विदाउट इंक्वायरी अबाउट हिम, इसलिए वह बिना पूछताछ किए के बिना ही वहाँ से निकल गए, ठीक है। चलिए, अब जब आप हिंदी कर लिए, अब प्रश्न को देख लीजिएगा क्या कर रहा है। हु लिव्ड इन द ट्री, हु फर्स्ट प्रश्न है, हु लिव्ड इन द ट्री, पेड़ पर कौन रहता था? हु लिव्ड इन द ट्री, अपने मन से कुछ नहीं करना है, पैसेज को जा करके देखिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। पेड़ पर कौन रहता था? सेंट, मंकी, अजीत, टाइगर, कौन रहता था, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए मंकी हु लिव्ड इन दैट ट्री, तो पेड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था। मिल गया पैसेज में ना। बस इसी तरह से पैसेज वाले प्रश्न को आपको ढूंढना है, बहुत ही इजी होता है। थोड़ा सा अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आपका यहाँ से पैसेज का जो प्रश्न है 3, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आ जाए वो आपका 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका मंकी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ पर कौन रहता था? मंकी रहता था, आंसर भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हु वाज रिटर्निंग होम, घर से कौन लौट रहे थे? हु वाज रिटर्निंग होम, घर से कौन लौट रहे थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिएगा, शायद आप अपने बता दें। मदर एंड सन, फादर एंड फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स, सेंट एंड फ्रेंड्स। तो घर से कौन लौट रहे थे? 2 फ्रेंड्स। कौन कौन? तो यहाँ पर नाम भी आपको दिया था, अजीत एंड संजू, ठीक है। आइए देख लेते हैं घर से कौन लौट रहे थे, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से मिलेगा। यहाँ देखिएगा, इस पैसेज में देखिएगा, 1 डे 2 फ्रेंड्स अजीत एंड संजू वेयर रिटर्निंग होम। यही नहीं पूछा था कि हु वाज रिटर्निंग होम, तो 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र जो है घर से लौट रहे थे। क्लियर हो गया ना। एकदम इसी तरह से सेम टू सेम पैसेज में मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पैसेज से आंसर आपका उड़ जाएगा। देखिए जो सिलेबस चेंज किया गया, तो सिलेबस जो 1 to 5 का है उसमें ये सिलेबस आपको बनाया गया है, पैसेज को बनाया गया, अनसीन पैसेज को जो 2 गो रहेंगे वो आपको देख लेना है इंग्लिश के अंतर्गत, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। वेयर डिड द स्टे एट नाइट, वेयर डिड द स्टे एट नाइट, रात्रि में कहाँ ठहरा हुआ, रात्रि में कहाँ ठहरे थे? इन अ टेम्पल, अंडर द बनियान ट्री, इन द कॉटेज, एट होम, ठीक है। तो टेम्पल में तो नहीं ठहरे थे, बनियान ट्री में भी नहीं ठहरे थे, वे लोग कहाँ गए थे? साधु के कुटिया में गए थे और वहाँ पर आश्रय देने को कहते हैं। तो इन द कॉटेज मैंने कुटिया में रुके थे। कहाँ रुके थे? जो दोनों 2 फ्रेंड्स थे वो जब आ रहे थे तो कहाँ लौटे थे, कहाँ रुके थे? कॉटेज में, कुटिया में रुके थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर अंटोनिम और साइनोनिम जो है एक अलग से सिलेबस भी दे दिया है, तो इसलिए सिलेबस में अंटोनिम साइनोनिम हम अलग से भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी जो है यहाँ प्रश्न के आधार पर जिस तरह का प्रश्न पूछता है वो आपको हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अंटोनिम एक आएगा, व्हाट इज द अंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का विपरीत में क्या होगा? फ्रेंड्स यानी मित्र, फ्रेंड्स यानी मित्र, इसका जो है अपोजिट में क्या होगा, इसका अपोजिट में क्या होगा ये आपको जानना है। एनिमी, एनिमीज, एनिमी, नेवर,
या कजन, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का क्या होता है, फ्रेंड्स का यहाँ पर हम लोग लेंगे मित्र का हो जाएगा आपका शत्रु, क्या होता है शत्रु हिंदी में कहते हैं। और उसी के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर एनिमीज, फ्रेंड्स है तो एनिमीज लेंगे। क्लियर हो गया ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, जंगल के समान अर्थ वाला इसमें कौन सा वर्ड्स है, ठीक है। साइनोनिम माने समान अर्थ। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, वुड्स, डेजर्ट, ट्रीज, हिल्स, ठीक है। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ जंगल, ठीक है। क्या होगा, वुड्स होगा, डेजर्ट होगा, ट्रीज होगा या हिल होगा। तो देखिए जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो जंगल का जो यहाँ पर होगा वो समान वुड होगा, क्या होगा वुड्स हो जाएगा यहाँ पर जंगल का जो है आपको साइनोनिम। अगला है द सेंट, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, साधु कहाँ जाता था और किससे टॉक करता था। ऑप्शन देखिए दिया गया है, बिग कोकोनट ट्री, बिग बनियान ट्री, बिग पीपल ट्री, बिग बनियान ट्री, ठीक है। कहाँ पर साधु जाता था, स्मॉल बनियान ट्री। तो साधु कहाँ जाता था, देखिए अगर आपको पैसेज ध्यान में होगा तो एक बिग बनियान ट्री था, वहाँ पर साधु अर्ली मॉर्निंग जाता था और क्या करता था, टॉक करता था। चलिए नहीं तो पैसेज की ओर हम लोग चल लेते हैं, थोड़ा सा पैसेज की ओर चल लेते हैं। देखिए पैसेज में स्पष्ट किया हुआ होगा, आप उसको देख लीजिए। पैसेज में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो नियर वन बिग बनियान ट्री एंड टॉक। देखिए बिग बनियान ट्री है ना, मिल रहा है। तो इस तरह से पैसेज में जब भी जाएंगे आपको मिलना तय है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर जो पूछा गया है, द संत यूज टू गो टू द एंड टॉक, तो गो टू द बिग बनियान ट्री, बिग बनियान ट्री एंड टॉक। पैसेज में तो हु बहु लाइन बाय लाइन मिलता है, आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन जहाँ मिला उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम आंसर आ जाएगा। वेयर लिव्ड अ सेंट, वेयर लिव्ड अ संत, संत जो है कहाँ रहते थे, साधु जो है कहाँ रहते थे, आपको पूछा गया है। चलिए पैसेज को रिमूव करते हैं एक बार फिर से। देखिए लिखा हुआ है देयर लिव्ड अ संत इन द जंगल, ये संत कहाँ रहते थे, साधु कहाँ रहते थे, तो जंगल में रहते थे। यहाँ पर मिल गया ना, पहला ही जगह मिल गया। तो यही प्रश्न पूछा था, वेयर लिव्ड अ सेंट, ठीक है, वेयर लिव्ड अ संत बोलिए कहाँ रहते थे, तो वो जंगल में रहते थे, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिएगा, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, वेयर इज सन गो टू एवरी मॉर्निंग, संत जो है एवरी मॉर्निंग कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे, बनियान ट्री, गुआवा ट्री, बनाना ट्री या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो संत थे वो संत कहाँ जाते थे, वो आपको यहाँ पर बिग बनियान ट्री यानी बनियान ट्री, बरगद का पेड़, कहाँ, बरगद का पेड़ के पास जाते थे। तो राइट आंसर इसका बरगद पेड़ यानी बनियान ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नाइट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मॉर्निंग, डे, आफ्टरनून या इवनिंग, ठीक है। तो नाइट माने रात्रि और डे माने क्या होता है, दिन। तो रात्रि का दिन होगा, ठीक है, क्या होगा, रात्रि का दिन होगा। तो नाइट का डे जो है अपोजिट वर्ड होगा। राइट आंसर 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूएल, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूएल। क्रूएल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी। इसका अपोजिट क्या होता है, तो हम लोग हिंदी में जानते हैं क्रूएल का, निर्दयी का होता है दयालु, ठीक है, दयालु। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या देखिए, नाइट है, डे है, काइंड है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब दयालु होता है, क्या होता है, दयालु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा।